हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके चैनल बैंकिंग मैस्ट्रो पे, जहां हम कराते हैं प्रीलिम्स और मेंस लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस और प्रिपरेशन। ठीक है, हमने आज मेंस लेवल के 4 क्वेश्चन लिए हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चन क्लैरिकल लेवल के हैं और 2 क्वेश्चन पीओ लेवल के हैं। अब बिना किसी देरी के हम क्वेश्चन की ओर आगे आते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, when P and Q work together with their original efficiencies, they can complete a job in 10 DR. However, if P works with 150% of his original efficiency and Q works with 75% of his original efficiency, they can complete the same job together in 8 DRs. अभी यहीं तक पढ़ते हैं क्वेश्चन का। इतनी दूर में जो जो डेटा हमें मिला है उसको लिखते हैं। ठीक है, तो आगे का क्लू मिलेगा सॉल्व कैसे करना है। कह रहा है कि पी और क्यू साथ में काम करते हैं और अपनी ओरिजिनल इफ़िशियंसी से किसी काम को 10 DR में कंप्लीट कर लेते हैं। फिर अब पी की इफ़िशियंसी को बढ़ा दिया गया है और क्यू की भी इफ़िशियंसी को बढ़ा दिया गया है। तो पी की ओरिजिनल इफ़िशियंसी पी है, क्यू की भी ओरिजिनल इफ़िशियंसी क्यू है। तो अब हम देखते हैं बढ़ी हुई इफ़िशियंसी कितनी है। तो पी की इफ़िशियंसी बढ़ा रही है कितना, 150% बढ़ा रहा है, मतलब इतना बढ़ा रहा है। लेकिन किसका, ऑफ किसका बढ़ा रहा है, उसी ओरिजिनल इफ़िशियंसी का बढ़ा रहा है। ऑफ किसका बढ़ा रहा है, उसी ओरिजिनल इफ़िशियंसी का बढ़ा रहा है। मतलब अब ये जो आएगा ये पी की अब नई वाली इफ़िशियंसी होगी। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा इंटू 3/2। क्यू की इफ़िशियंसी कितनी हो गई है, 75% हो गई है, 75% हो गई है। फ्रैक्शन में 75/100 आ जाएगा। और किसकी हो गई है, ऑफ हिज ओरिजिनल इफ़िशियंसी, उसी की जो ओरिजिनल इफ़िशियंसी थी कितनी थी, क्यू, उसी का 75% हो गई है। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे तो 25 से कट जाएगा, 3/4 हो जाएगा। अब पी इस इफ़िशियंसी से काम करेगा और क्यू इस इफ़िशियंसी से काम करेगा, और साथ में दे कैन कंप्लीट द सेम जॉब टुगेदर, साथ में उस काम को 8 DR में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3P/2 प्लस 3Q/4। और कितने टाइम में कंप्लीट कर लेंगे उस काम को, 8 DR में। हाँ, ये इफ़िशियंसी है और ये टाइम है, ये इफ़िशियंसी है, ये टाइम है। तो हमारे पास फार्मूला है ना, जो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि वर्क इज़ इक्वल टू क्या होता है, टाइम इंटू इफ़िशियंसी होता है। उसी फार्मूले का अब हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। दोनों एक ही काम है, तो दोनों को हम इक्वल टू के इस साइड और उस साइड लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों काम है। वर्क इज़ इक्वल टू वर्क के फॉर्मेट में हम लिखेंगे, और वर्क इज़ इक्वल टू वर्क के फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, इस फार्मूले के थ्रू, टाइम इंटू इफ़िशियंसी। टाइम इंटू इफ़िशियंसी मतलब P प्लस क्यू इंटू 10D इज़ इक्वल टू, फिर वर्क इज़ इक्वल टू वर्क, टाइम इंटू इफ़िशियंसी। इफ़िशियंसी कितनी है P और Q की, 3P/2 प्लस 3Q/4, और टाइम कितना है 8D। यहाँ से डी कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया P प्लस क्यू, और ये भी कैंसिल हो जाएगा। 2 से 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, ये 5 इधर 5 आया, इधर 4 आया है, इंटू 5 इज इक्वल टू 3P/2 प्लस 3Q/4 मल्टीप्लाइड बाई 4। इसको हम अंदर एंट्री करा दें तो ये कितना हो जाएगा, 3P इंटू 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3Q, ये हो जाएगा P प्लस क्यू। इसको भी एंट्री करा देते हैं, क्योंकि फिर लेफ़्ट से राइट ले जाने में चीज़ें कैंसिल हो जाएगी, इजी हो जाएगा। 6P हो गया प्लस 3Q हो गया, 5P हो गया प्लस 5Q हो गया। यहाँ से क्या निकल के आया, यहाँ से निकल के आया, इसको इस साइड लेते जाते हैं, ये हो गया P इज इक्वल टू, इसको इस साइड लेते जाते हैं 2Q। यहाँ से हमें इफ़िशियंसी का रेशियो मिल गया, P/Q इज इक्वल टू 2:1। ये क्या आया है, ये जो आया है ये इफ़िशियंसी का रेशियो आया है। ठीक है, अब क्वेश्चन में आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है इफ़ P अलोन कैन कंप्लीट द जॉब इन 20 आवर। कह रहा है कि P अकेला किसी काम को कितने देर में कर ले रहा है, 20 आवर में कंप्लीट कर ले रहा है। ठीक, तो P काम को 20 आवर में कंप्लीट कर ले रहा है, तो ये हमें क्या दे देगा, उसी फॉर्मेट में मैंने रखा है। टाइम आर नहीं लिखते हैं, मान लो टाइम इंटू
इफ़िशियंसी, इसी फॉर्मेट में मैंने लिखा है, तो ये क्या दे देगा, ये हमें दे देगा टोटल वर्क। अगर हम मान लें कि P की इफ़िशियंसी 2 ही है, अगर हम मान लें कि 2 ही है, अब मैं इसे यहाँ से दो तरीके से सॉल्व करना बताऊँगी। दो तरीके से इसलिए सॉल्व करना बताऊँगी कि क्या होता है कि हम डायरेक्ट इफ़िशियंसी के रेशियो को ही हम डायरेक्ट वैल्यू मान लेते हैं। हाँ, और अगर इफ़िशियंसी के रेशियो को डायरेक्ट वैल्यू न मानकर उसको एक वैल्यू का रूप देते हुए मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगी। मतलब मैं यहाँ से दो तरीके से सॉल्व करूँगी। वैसे तो इजी तरीका यही है कि हम इफ़िशियंसी के रेशियो को ही वैल्यू मान लें, लेकिन मैं ये बता रही हूँ, मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर हम इफ़िशियंसी के रेशियो को वैल्यू मानते भी हैं तो भी वही सॉल्यूशन आएगा, वही आंसर आएगा, और अगर हम इफ़िशियंसी के रेशियो को एक वैल्यू देते हैं तो भी वही आंसर आएगा। लेकिन अब एक्स का ताम झाम ना हो, इसलिए हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते टाइम, सॉल्व करते टाइम हम इफ़िशियंसी के रेशियो को ही इफ़िशियंसी मान लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से बताती हूँ कि अगर इफ़िशियंसी के रेशियो को ही परफेक्ट वैल्यू मान ली जाए, वही वैल्यू मान ली जाए, और यहाँ पे मैं बताती हूँ, उस तरीके से सॉल्व करके बताती हूँ कि इफ़िशियंसी के रेशियो को परफेक्ट वैल्यू न मानी जाए तो एक वैल्यू दी जाए। अगर मैं मान लूँ कि P की वैल्यू कितनी हो गई, 2x हो गई, और Q की इफ़िशियंसी कितनी हो गई, x हो गई। हाँ, तो अब रेशियो 2:1 का बन गया ना। तो अब मैं यहाँ ये लेके सॉल्व करूँगी और यहाँ मैं ये लेके सॉल्व करूँगी कि P की इफ़िशियंसी 2 है, Q की इफ़िशियंसी 1 है। अगर मुझे सॉल्व करना होता तो मैं अपने लिए इसी तरह सॉल्व कर लेती, लेकिन मैं आप लोगों को ये समझाना चाहती हूँ कि आगे चल के जो क्वेश्चन सॉल्व होंगे हम इफ़िशियंसी के रेशियो को ही इफ़िशियंसी मान लेंगे ताकि टाइम बचे और हम इस एक्स के तामझाम से बच जाएँ। ठीक है, आप और भी यूट्यूब चैनल देखते होंगे तो उसमें यही प्रोसेस फॉलो करते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ क्लियर नहीं करते हैं कि क्यों हम रेशियो को ही वैल्यू मान लिए हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपको किसी तरह का कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैं ये बता रही हूँ कि रेशियो को, इसलिए मैं अंतर दिखा रही हूँ कि कोई अंतर नहीं पड़ता है कि अगर हम रेशियो को ही वैल्यू मान लें और अगर नहीं भी मानते हैं तो भी कोई अंतर नहीं पड़ता। बात वही आती है, बस तरीका ये इसलिए किया जाता है ताकि हम इस एक्स से बच जाएं। आगे सॉल्व करते हैं। तो अगर हमने मान लिया P की इफ़िशियंसी 2 है और Q की इफ़िशियंसी 1 है, तो टोटल वर्क कितना आ गया, टोटल वर्क इसे इनपुट कर दिए, 2 × 20 40 आ गया, 40 जो है टोटल वर्क हो गया। अब आगे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंड R अलोन कैन कंप्लीट द जॉब इन 10 आवर लेस देन Q, और R अकेला कितने टाइम में पूरा कर लेता है उसी काम को, 10 घंटे कम लेता है, किससे, Q से। सपोज़ Q इस काम को जितनी देर में करता होगा ना उससे 10 घंटे कम लेता होगा R पूरा करने में। तो अब हमारे पास R की तो इफ़िशियंसी नहीं है कि हम क्या निकाल लें, R का टाइम निकाल लें। हमारे पास वर्क तो है हमारे पास, लेकिन R की इफ़िशियंसी नहीं है कि R का टाइम निकल जाए, लेकिन Q की इफ़िशियंसी भी है और टोटल वर्क भी है, तो हम Q का टाइम निकाल लेंगे और Q के टाइम निकाल करके हम 10 माइनस कर देंगे तो वो R का टाइम आ जाएगा। सॉल्व करते हैं, Q का टाइम निकाल लेते हैं। Q का टाइम कितना हो गया, 40 टोटल वर्क हो गया और Q की इफ़िशियंसी 1, मतलब 40 आवर लग रहे हैं Q को। अब R का टाइम कितना हो जाएगा, 10 आवर कम लग रहा है, क्वेश्चन में दिया ना 10 आवर कम लग रहा है, 10 आवर कम लग रहा है Q से R को वही काम पूरा करने में, तो R का टाइम कितना हो गया, 30 आवर हो गया। अब क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं कि क्वेश्चन मांग क्या रहा है हमसे। क्वेश्चन मांग रहा है देन इन व्हाट टाइम विल P एंड R टुगेदर कंप्लीट द जॉब, कि कितने टाइम में P और R दोनों मिल के उस काम को पूरा कर लेंगे। तो ये चीज़ निकालने के लिए, टाइम निकालने के लिए हमारे पास होना चाहिए वर्क और इफ़िशियंसी। तो वर्क तो टोटल वर्क तो हमको पता है, P की इफ़िशियंसी भी पता है हमको, लेकिन हमको R की इफ़िशियंसी नहीं पता है। तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, R की इफ़िशियंसी निकालनी पड़ेगी, और R की इफ़िशियंसी निकालने के लिए हम क्या कर लेंगे, यही R के टाइम का यूज़ कर लेंगे। तो R की इफ़िशियंसी निकालने के लिए क्या हो जाएगा, टोटल वर्क से R के टाइम को डिवाइड कर देंगे, 40 डिवाइडेड बाई 30 मतलब 4/3 R की इफ़िशियंसी आ गई। हाँ,
अब क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन तो वही है कि पी और आर कितनी देर में मिलके काम कर लेंगे। पी की भी इफ़िशेंसी पता है, आर की भी इफ़िशेंसी पता है, टोटल वर्क भी पता है, टोटल वर्क को डिवाइड कर देंगे पी और आर का कितना टाइम लग रहा है। तो टोटल वर्क है 40, डिवाइड कर देंगे किससे, पी और आर की कंबाइंड इफ़िशेंसी से। पी की इफ़िशेंसी 2 और आर की इफ़िशेंसी 4/3। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 40 × 3 हो गया, 3 2 6, 6 4 10 हो गया, 4 3 12 आर लग गया। अब मैं आपको 2x और x रख के निकाल के बताती हूँ कि आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यही आंसर आएगा। एग्ज़ाम में आप करना होगा तो इस तरीके से करना है, लेकिन मैं बस आप समझी गए क्यों मैं बता रही हूँ ये चीज़। अब देखिए क्वेश्चन में एक, अभी तो मैं सॉल्व करती हूँ, ये बता रही हूँ, लेकिन क्वेश्चन देखिए कितना ट्रिकी था। क्वेश्चन में डी दिया था, लेकिन डी का कहीं काम ही नहीं पड़ा, डी तो कैंसिल ही हो गया। तो मेंस लेवल के क्वेश्चन इसी तरीके से होते हैं, थोड़े से ट्रिकी, वो जो कि प्रैक्टिस करते करते पता चलेंगे कि कहाँ वो ट्रिकी है, कैसे हमको उस क्वेश्चन से निकलना है, डील करना है। अब मैं ये आपको रख के दिखा देती हूँ। टोटल वर्क कितना आ गया, टोटल वर्क आ जाएगा p × 20, p की इफ़िशेंसी 2x, 2x × 20, ये आ गया 40x आ गया। अब हमको फिर q का टाइम निकालना है। टोटल वर्क डिवाइडेड बाई q की इफ़िशेंसी x, टोटल वर्क डिवाइडेड बाई q की इफ़िशेंसी 40 आर आ गया ना, वही चीज़, x कैंसिल हो गया ना, वही चीज़ आ गई। आर का टाइम निकालना है, 10 आर कम था तो 30 आर हो गया। अब सेम वही चीज़ चलनी है, आर की इफ़िशेंसी निकालनी है। टोटल वर्क कितना है, 40x है, और इसमें से आर के टाइम को 30, 10 आर लेस था, आर की इफ़िशेंसी कितनी हो गई, आर की टोटल वर्क अपॉन आर का टाइम 30, ठीक, ये हो गया 4/3x। हाँ, अब वही पी और आर का कंबाइंड टाइम निकालना है, तो टोटल वर्क से डिवाइड कर देंगे इनकी कंबाइंड इफ़िशेंसी। आर की इफ़िशेंसी कितनी हो गई, 4/3x हो गई, पी की इफ़िशेंसी कितनी हो गई, 2x हो गई। अब इसको सेम उसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे, 3 ऊपर चला जाएगा, 40x × 3 हो गया, 3 2 6x + 4x 10x हो गया। ये 40x है, x मैंने गायब कर दिया यहाँ से, x कैंसिल हो गया, 0 0 से कैंसिल हो गया, 4 3 12 आर आ गया। बात वही हुई ना। तो मैं बस यही बताना चाहती थी कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एग्ज़ाम में तो ऐसे ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पाइप और सिस्टर्न का ले लिया था, मुझे लगा कि मैं इसी में पाइप और सिस्टर्न भी पढ़ा दूँगी, लेकिन थोड़ा और क्वेश्चन टाइम एंड वर्क पे हो जाए तो फिर पाइप एंड सिस्टर्न को क्वेश्चन कराऊँगी, वो भी टाइम एंड वर्क के ही बेस पे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये PO लेवल का क्वेश्चन है। ये भी क्लैरिकल लेवल का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्लैरिकल लेवल का ही है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, n वर्कर्स कैन कंप्लीट द वर्क टुगेदर इन 2n+4 डेज। ठीक है, कह रहा है कि n वर्कर्स ने कितना टाइम लिया काम को कंप्लीट करने में, 2n+4 डेज लिया है। और लिखते चलते हैं, नहीं तो फिर बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाता है, कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का। n वर्कर्स ने कितना टाइम लिया, 2n+4 टाइम लिया। 8 वर्कर ने काम को स्टार्ट किया है, 8 की इफ़िशेंसी से, मतलब वही उनकी इफ़िशेंसी होगी। और 15 डेज़ बाद, मतलब 8 वर्कर ने काम स्टार्ट किया और 15 डेज़ बाद 12 मोर वर्कर आ जाते हैं, 12 और वर्कर आ जाते हैं, तो 15 दिन तक तो इन्होंने ही काम किया होगा। वही चीज़ लगाऊंगी मैं अब आगे क्वेश्चन में, वर्क इज़ इक्वल टू टाइम इनटू इफ़िशेंसी। 8 वर्कर ने अपनी वही 8 इफ़िशेंसी मानी जाएगी, उसी इफ़िशेंसी से कितने दिन काम किया, 15 दिन काम किया, तो ये वर्क दे देगा, 8 × 15 वर्क दे देगा। अब 15 दिन बाद 12 और वर्कर आ गए, मोर लिख दिया, 12 और वर्कर आ गए, तो इसी 8 में 12 ऐड कर देंगे,
तो मतलब कितने वर्कर आ गए, 20 वर्कर आ गए। और वो कितने दिन तक काम कर रहे हैं, इफ़ द टोटल टाइम टेकन बाई ऑल ऑफ देम टू कंप्लीट द वर्क इन 45 डेज़। कह रहा है कि टोटल टाइम उनको 45 डेज़ का लग रहा है। तो यहाँ पे 15 दिन बीत चुके, तो अब 45 डेज़ में से 15 डेज़ तो बीत चुके हैं, तो अब कितने डेज़ बचे, अब 30 डेज़ बचे। 30 डेज़ का ही तो काम बचा है, क्योंकि टोटल 45 डेज़ में हो जाना है। 8 वर्कर तो 15 दिन कर ही चुके हैं, 20 वर्कर अब कितने दिन करेंगे, 30 दिन करेंगे। तो ये हमें क्या दे देगा, ये टोटल वर्क दे देगा ना। तो आइए हम टोटल वर्क ही निकाल लेते हैं। 15 × 8 120, 600, 720 टोटल वर्क आ गया है। और देन फाइंड द टाइम टेकन बाई n+12 वर्कर टू कंप्लीट द वर्क। टाइम पूछ रहा है कितने वर्कर को, n+12 वर्कर को कितना टाइम लगेगा। तो n+12 वर्कर का टाइम निकालने के लिए तो टोटल वर्क मिल गया, अब हमको n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना, n की वैल्यू तो निकालनी पड़ जाएगी। तो n की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ स्टार्टिंग में जो हमने लिया था कि n वर्कर कितनी देर में काम पूरा कर लेते हैं, ये नंबर ऑफ वर्कर है और ये टाइम है। n वर्कर इतनी देर में टाइम पूरा कर ले रहे हैं, तो n वर्कर की एफिशिएंसी n ही हुई। तो अगर n का मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, ये क्या है, ये वर्क ही तो देगा। ये फिर वही फॉर्मेट है, टाइम इंटू इफ़िशियंसी का, इफ़िशियंसी इंटू टाइम कर देंगे तो हमें वर्क मिलेगा। और वो वर्क किसके बराबर होगा, यही काम तो वो लोग भी कर रहे हैं, कोई अलग काम तो है नहीं। तो ये हो जाएगा n × 2n+4 = 720। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा ये, 4n = 720। 2 से डिवाइड कर लें, n² + 2n = 360। ये आ गया। अब इसे ब्रेक करना है, पहले तो इसको इधर लेते हैं, 2n - 360 = 0। अब इसे ब्रेक कर लेते हैं। ब्रेक करने का तरीका क्या है, पता ही है कि बीच वाले को इस तरीके से तोड़ेंगे कि बीच वाले को इस तरीके से ब्रेक करना है कि प्लस या माइनस करने पे, सॉरी फर्स्ट टर्म और मतलब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है कि मल्टीप्लाई करके ब्रेक करने पे, प्लस या माइनस करने पे बीच वाला मिडिल टर्म आए। तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है ना, n² - 18n + 20n - 360 = 0 लिखा जा सकता है ना इसको इस तरीके से। तो यहाँ क्या हो जाएगा, n कॉमन ले लेंगे, n - 18 + 20 n - 18 इतना हो गया = 0। n - 18 n + 20 = 0। n की दो वैल्यू आ गई, 18 और -20। नंबर ऑफ वर्कर तो निगेटिव में होगा नहीं, तो ये वाली वैल्यू होगी नहीं, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 18 आ गई। अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, पूछ क्या रहा है, n+12 वर्कर कितने दिन में काम पूरा कर लेंगे। तो मतलब नंबर ऑफ वर्कर कितना हो गया, नंबर ऑफ वर्कर हो गए कितना, 18 + 12 मतलब 30 वर्कर हो गए। 30 वर्कर का हमको टाइम बताना है। टोटल वर्क हमको पता ही है 720 है, डिवाइड कर देंगे। टोटल वर्क पता है हमको और नंबर ऑफ़ वर्कर, या फिर नंबर ऑफ़ वर्कर 30 वर्कर, 30 वर्कर की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 30 की हो गई। क्योंकि जब तक मेन और वुमेन अलग अलग ना दे, तब तक जो नंबर ऑफ़ वर्कर होंगे, जो नंबर ऑफ़ मेन होंगे या जो नंबर ऑफ़ फीमेल होंगी, जो भी मतलब सिंगल एक पर्सन के बारे में बात हो, मैन वर्कर या फीमेल, एक सिंगल पर्सन के बारे में बात हो अगर क्वेश्चन में, तो वही उनकी इफ़िशियंसी मान लेते हैं। तो 30 वर्कर की इफ़िशियंसी 30 हो गई। तो इफ़िशियंसी है, टोटल वर्क है, टाइम निकाल लेंगे हम। टाइम निकालेंगे, टोटल वर्क कितना हो गया, 720 हो गया। 720 डिवाइडेड बाई 30 डिवाइड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 61, ठीक, 24 डेज़ आ जाएगा इसका आंसर। तो ये क्वेश्चन भी मेंस का ही था, लेकिन क्वेश्चन बहुत टफ नहीं था, बस थोड़ा सा समझना होता है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है। हड़बड़ाहट में और जल्दीबाजी में क्वेश्चन गलत हो जाने के चांस बहुत रहते हैं। क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, लेकिन वही है ना कि अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं और कम प्रैक्टिस के साथ बैठे हैं तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आप इजी क्वेश्चन हड़बड़ाहट में गड़बड़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक PO लेवल का क्वेश्चन है, मेंस का ही क्वेश्चन है। A, B and C
are 3 workers. The ratio of 25% of A's efficiency to 25% of combined efficiency of B and C is 1:1. इतना हमने पढ़ा, जो पढ़े हैं उसका डेटा लेते चलते हैं ताकि बाद में कोई थर्ड क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन स्किप किया है तो क्वेश्चन नंबर 3 ही है। कह रहा है कि 3 वर्कर के बारे में बात हो रही है क्वेश्चन में, और 25% ऑफ एज इफ़िशेंसी, 25% ऑफ ए की इफ़िशेंसी का रेशियो दिया हुआ है किससे, 25% ऑफ बी और सी की कंबाइन इफ़िशेंसी का रेशियो दिया हुआ है। कितना आ गया है, 1:1, ये आया ना। ये तो कैंसिल ही हो गया, कितना बचा, ए की इफ़िशेंसी और बी प्लस सी की इफ़िशेंसी का रेशियो दिया हुआ है 1:1। अब मैंने समझाने के लिए यहाँ इफ़िशेंसी लिख दिया है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए अपॉन बी प्लस सी कितना हो गया, 1:1। अगला नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय ए एंड बी टुगेदर टू कंप्लीट 50% ऑफ द वर्क, कहाँ गई लाइन, हाँ, द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय ए एंड बी टुगेदर टू कंप्लीट 50% ऑफ वर्क टू द टाइम टेकन बाय सी अलोन टू कंप्लीट द एंटायर वर्क इज़ 1:4। अब ये यहाँ पे टाइम का रेशियो दिया हुआ है। अब ये जो नेक्स्ट लाइन है, ऊपर वाली लाइन इफ़िशियंसी के रेशियो के बारे में थी, नेक्स्ट वाली लाइन टाइम के रेशियो के बारे में है। तो हम क्या करते हैं, अब इसको टाइम का रेशियो दिया है ना, तो हम ए और बी को टाइम के ही रेशियो में लिखते हैं। मेरे कहने का मतलब हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, जैसे फॉर्मूला होता है वर्क इज़ इक्वल टू टाइम इंटू इफ़िशियंसी। तो टाइम का रेशियो दिया है तो हम दोनों को इस फॉर्मेट में लिख लेते हैं, टाइम इज़ इक्वल टू वर्क अपॉन इफ़िशेंसी अपॉन, वर्क अपॉन इफ़िशेंसी, इस फॉर्मेट में हम लिख लेते हैं दोनों को। तो कितना परसेंट ऑफ वर्क कह रहा है, ए और बी टुगेदर काम किए हैं 50% ऑफ वर्क को। तो अगर हम टोटल वर्क को डब्लू मान लें तो डब्लू का 50% मतलब 1/2 हो गया। 50% कितना होता है, 1/2 हो गया। ये काम कौन कर रहा है, ए और बी, हाँ, ए और बी कर रहे हैं, और हम इस फॉर्मेट में लिख रहे हैं इसको। टाइम की फॉर्मेट में लिखना है, टाइम का रेशियो दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, इस फॉर्मेट में लिख लेते हैं वर्क 50% वर्क, और कौन कर रहा है, ए और बी अपनी अपनी इफ़िशेंसी से। ये ए और बी की इफ़िशेंसी है। रेशियो दिया है, किससे दिया है, सी अलोन, सी का अकेले का दिया हुआ है। तो सी अकेले डब्लू काम कर रहा है, एंटायर वर्क, पूरा काम, कंप्लीट द एंटायर वर्क, कितनी, अपनी इफ़िशेंसी से सी की। इसका रेशियो 1:4 हो गया। ये डब्लू इससे कैंसिल हो गया, ये 1/2 है, ये 1/2 है। तो ये कितना हो जाएगा, इस 2 को यहाँ इसके साथ लिख सकते हैं ना, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना इसके साथ। ये सी ऊपर चला जाएगा, सी अपॉन ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी हो जाएगा। ये इफ़िशियंसी ही है, मैं यहाँ लिख नहीं रही हूँ, लेकिन ये इफ़िशियंसी ही है। 1/4 हो गया। दिस एम्प्लॉय सी अपॉन ए प्लस बी का कितना हो गया, 1/2 हो गया इफ़िशियंसी का रेशियो। सेकंड है, ये फर्स्ट है। ये छोटे ही हैं, मैं बड़ा बड़ा इन्हें लिख रही हूँ, ये सॉल्यूशन में कोई दम नहीं है। इसको मैं इसको बेसिक से बता दे रही हूँ, लेकिन मैं किसी दिन वीडियो बनाऊँगी मेंस का, तो मैं इसको ट्रिक से भी बताऊँगी। इसी क्वेश्चन को मुझे याद रहेगा, चिंता मत करिएगा आप लोग। अब इसको आप बेसिक से समझ लीजिए, क्योंकि बेसिक जानना भी ज़रूरी है। ट्रिक जो अप्लाई होते हैं वो बेसिक्स में ही कट शॉर्ट करके अप्लाई होते हैं, तो ट्रिक जानना, बेसिक भी जानना ज़रूरी है। नेक्स्ट आते हैं, क्या कह रहा है, ए और बी, ये क्या बोलते हैं, इफ़िशेंसी के रेशियो आ गए, ए से ए का बी प्लस सी के साथ, सी का ए प्लस बी के साथ। अब क्या होता है, अब हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे पहले आगे पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। वर्किंग टुगेदर ए बी एंड सी कैन कंप्लीट द एंटायर वर्क इन 3 days। तीनों साथ में काम करके 3 दिन में काम पूरा कर लेते हैं। अब तीनों साथ में काम पूरा कर रहे हैं, इसके लिए तो हमको टोटल वर्क जानना पड़ेगा, तीनों की इफ़िशेंसी जाननी पड़ेगी। लेकिन टोटल वर्क नहीं है, तो हमें निकालना पड़ेगा, और इफ़िशेंसी भी नहीं है हमारे पास इफ़िशेंसी का रेशियो है।
तो अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, जब इफ़िशियंसी का रेशियो दिया हो और ऐसा रेशियो दिया हो कि यहाँ पे भी तीनों की बात हो रही है और यहाँ पे भी तीनों की बात हो रही हो, तो उसको केस में एक छोटी सी ट्रिक होती है। ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ तीनों का प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 + 1 2 आएगा। यहाँ पे तीनों का प्लस करेंगे तो कितना आएगा, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का प्लस 2 + 1 3 देगा। यहाँ तीनों का ऐड करने पर 2 मिल रहा है, यहाँ तीनों का ऐड करने पे 3 मिल रहा है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ जो ऐड करने पे आता है इसका मल्टीप्लाई हम यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ कर देते हैं, और इसको जो ऐड करने पे आ रहा है उसका मल्टीप्लाई हम यहाँ पे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों में। जैसे यहाँ लिख लेती हूँ मैं, ये हो जाएगा A/B+C, ये कितना आया 1:1 आया है, और ये है C/A+B, कितना आया है 1:2 आया है। यहाँ प्लस करने पे 3 आ रहा है, यहाँ प्लस करने पे 2 आ रहा है, तो यहाँ प्लस करने पे 2 आ रहा है ना, तो ये उसका मल्टीप्लाई हम यहाँ ऊपर नीचे कर लेते हैं, और इसको प्लस करने पे 3 आ रहा है तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ हम ऊपर नीचे कर लेते हैं। ये बेसिकली किया जाता है रेशियो को इक्वल करने के लिए, रेशियो के सम को इक्वल करने के लिए, सम को इक्वल करने के लिए होता है, ठीक है। रेशियो को इक्वल नहीं कर सकते हम, सम को रेशियो के सम को इक्वल करने के लिए होता है। ये 3/3 हो गया, ये 2/4 हो गया ना। अब इससे ये निकल के आता है कि अब क्वेश्चन क्या कह रहा था, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन की डिमांड क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय बी अलोन टू कंप्लीट द वर्क। हाँ, वर्किंग टुगेदर, ये तीनों साथ में काम करके पूरे काम को 3 दिन में ख़त्म कर लेते हैं। तो टोटल वर्क हम निकाल सकते हैं कि तीनों अगर साथ में काम कर रहे हैं और काम को 3 दिन में ख़त्म कर ले रहे हैं तो ये टोटल वर्क दे देगा। अब तीनों की इफ़िशियंसी कितनी हो गई, 3 हो गई। तीनों की इफ़िशियंसी कितनी हो गई, 3 कहाँ 6 हो गई ना। 3 + 3 A+B+C दोनों केस में 6 हो गई ना। रेशियो सम ऑफ रेशियो ही तो हम इक्वल कर रहे थे, तीनों का रेशियो ही, तीनों का सम ही तो हम इक्वल कर रहे थे। तो ये हो गया कितना 6 × 3 18 हो गया, 18 टोटल वर्क हो गया। और इस 18 को कितने लोग मिलके कर रहे हैं, कितने से पूछा है, सिर्फ बी का अकेला पूछा है कितने देर में कर लेगा। तो बी का अकेला कितने देर में हो जाएगा, बी के इफ़िशियंसी से डिवाइड कर देंगे। बी का इफ़िशियंसी कितना हो गया है, ए और बी का इफ़िशियंसी 4 है और ऊपर ए का इफ़िशियंसी 3 है, तो बी का इफ़िशियंसी कितना हो गया, 1 हो गया। 1 मतलब 18 डेज़ में क्या कर लेगा, बी काम को फिनिश कर लेगा, ठीक। एक और हमारे पास पीओ लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन अब वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसको बताएंगे, समझाएंगे। थैंक यू। आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आए हों और आपको समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो चैनल को अपना प्यार दीजिएगा, सपोर्ट दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।